Good morning student. My name is Manisha Sahu from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर से। डीएलएड फर्स्ट टर्म का जो सब्जेक्ट है विज्ञान शिक्षण, उसकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, जैसे कि सजीव, निर्जीव व मृत वस्तुएँ। सजीव वस्तुओं की जो लक्षण है वह कौन कौन से हैं, उनके टाइप्स एवं पौधे एवं जंतुओं का जो वातावरणीय अनुकूलन है वह। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम सेकंड यूनिट पे आते हैं। सेकंड यूनिट है हमारी वनस्पति जगत। तो आज हम वनस्पति जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे जो शरीर है वह सेल्स से मिलकर बना होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वह सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। कोशिका जो है वह शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सजीवों का शरीर कोशिका द्वारा निर्मित होता है। एक कोश के जीव वे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं। इसके बाद जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या बहुत एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये आकृति, आकार और संरचना में समान होते हैं। उसके बाद आती है अपनी जीवों की संरचना। जीवों की संरचना किस प्रकार से होती है? तो जो जिस प्रकार जीवों का शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार किसी मकान या भवन का निर्माण छोटी छोटी ईंटों, पत्थरों, गारे तथा सीमेंट आदि से निर्मित किया जाता है। उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जीवों के शरीर का निर्माण होता है। तो जो जीव होते हैं वह मुख्यतः 2 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। तो पहले हम एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ते हैं कि एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं। तो वह जीव जो केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वह है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो वह कौन से कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि जीव जंतु हैं, मनुष्य है इत्यादि। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसकी संरचना बहुत ही विस्तृत होती है। तो जो इन जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं विभिन्न समूहों द्वारा संगठित होकर विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। तो यह जो समान आकृति, आकार और संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं वह एक ही समूह या एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए संगठित होती हैं। तो यह सारी प्रक्रिया ऊतक कहलाती है या टिश्यूज कहलाती है। तो बहुत से जब ऊतक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यह सारे कार्य करने का जो प्रक्रिया होती है वह अंग कहलाते हैं, इनको ऑर्गन्स बोलते हैं। और जो शरीर की प्रत्येक अंग मिलकर या प्रत्येक अंग की संरचना मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार की होकर और एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इन अंगों का समूह क्या कहलाता है? अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। तो ये अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि अंग तंत्र हमारी बॉडी के कौन कौन से होते हैं? एक नासाद्वार होता है, श्वास नली होती है, फेफड़े होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं। तो ये सभी मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पौधों की संरचना एवं कार्य। यह इसका नेक्स्ट टॉपिक है, पौधों की संरचना एवं कार्य। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि पौधों की संरचना किस प्रकार से होती है और इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पौधों में भी एक जैसी संरचनाओं वाली कोशिकाओं के समूहों द्वारा एक विभिन्न प्रकार के ऊतक का निर्माण होता है जो पौधों को विशेष कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो इन्हीं ऊतकों से पौधों में जो अंग तंत्र होते हैं वह विकसित किए जाते हैं। तो जो पौधों के जो मुख्यतः 2 भाग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? एक होता है जड़ तंत्र, रूट सिस्टम, और दूसरा होता है प्रवाह तंत्र, शूट सिस्टम। तो पहला जो होता है जड़ तंत्र, इसके बारे में हम पढ़ते हैं जड़ तंत्र होता क्या है। तो जो रूट सिस्टम होता है तो पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के नीचे पाया जाता है। तो यह क्या कहलाता है? जड़ तंत्र, यानी कि जो जमीन का नीचे वाला पार्ट होता है वह जड़ तंत्र कहलाता है। तो जो जड़ तंत्र होता है वह भी 2 प्रकार से होता है। तो कौन कौन से होते हैं वो 2 प्रकार? एक होता है अपना मूसला जड़ तंत्र
और दूसरा होता है रेशेदार जड़ तंत्र। तो पहले हम मूसला जड़ तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि मूसला जड़ तंत्र आखिर होता क्या है। तो इस प्रकार के जो जड़ तंत्र होते हैं वह मुख्य एक जड़ होती है। भूमि के अंदर इस मुख्य जड़ की जो सभी दिशाओं में अनेक शाखाएं निकलती हैं या शाखाएं निर्मित होती हैं, तो यह शाखाएं पुनः दो बार या पुनः विभाजित होकर बहुत सारी ब्रांचेस का रूप ले लेती हैं और एक जाल सा बना लेती हैं। तो अधिकतर जो जाल होता है वह अधिकतर यह पुष्पीय पौधों में ही पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वह पुष्पीय पौधों में पाई जाती हैं, जिन्हें हम मूसला जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हुए, अमरूद हुआ, मटर के पौधे हुए या सरसों के पौधे हुए इत्यादि। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वह है हमारा रेशेदार जड़ तंत्र। रेशेदार जड़ तंत्र क्या होता है कि कुछ पौधों में मुख्यतः जड़ नहीं होती, इसके स्थान पर अनेक रेशे वाली जड़ें विकसित होती हैं और यह सिर्फ पौधे के ऊपरी ही परत पर स्थित रहती हैं। इन्हें हम रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। तो जो रेशेदार जड़ तंत्र होती है ये भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती, सिर्फ यह जो पौधा होता है उसको सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो एग्जाम्पल में कौन कौन से प्लांट हुए, एक हुआ गेहूँ का और भी बाजरा वगैरह, ये सारे प्लांट रेशेदार जड़ तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो जड़ तंत्र होते हैं उनके हम सामान्य कार्य देखते हैं कि सामान्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला कार्य है वह है कि जो जड़ तंत्र होता है वह पौधों को भूमि से क्या है बांधे रखता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वह पौधों में पूरी तरह से नीचे की ओर दबी हुई होती हैं। और सेकंड पॉइंट है इसका, जो जड़ तंत्र द्वारा जो भूमि से खनिज एवं खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वह जो पौधों के पत्तियों तक विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। इनका कार्य क्या होता है कि पौधों को भोजन बनाना या पौधों का भोजन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा है यह जड़ तंत्र द्वारा भूमि से मिट्टी की जड़ों को बांधे रखती है। तो जिससे क्या होता है, जो मृदा का क्षरण होता है या मृदा का कटाव होता है उसको रोकने में हमें बहुत ही सहायता मिलती है। अब जड़ तंत्र के सामान्य कार्य तो हो गए, अब हम जड़ तंत्र के विशिष्ट कार्य पढ़ते हैं कि जड़ तंत्र के विशिष्ट कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो कार्य होता है कि यह पौधों में विभिन्न प्रकार के जड़ तंत्र पाए जाते हैं और यह अपने विशिष्ट कार्यों को करने के लिए ही रूपांतरित होते हैं। तो जड़ों में सामान्य कार्य के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कार्य भी होते हैं, जैसे कि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिसमें पौधों द्वारा तैयार किया हुआ भोजन संचित होता रहता है। तो ये जड़ें किस प्रकार की कहलाती हैं, रूपांतरित जड़ें। इन जड़ों का उपयोग हम भोजन के रूप में भी करते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर इत्यादि, और भी बहुत सारी इस प्रकार की जड़ें होती हैं। और सेकंड है इसका कि कुछ पौधों के तने बहुत ही दुर्बल होते हैं, जो इनको मतलब सहारा प्रदान करती हैं। सिर्फ इनकी जो सहायक जड़ें होती हैं वह इनमें पाई जाती हैं और इन्हें हम आसानी से ऊपर बढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, पान है, बरगद है, गन्ना इत्यादि। कुछ थर्ड पॉइंट है इसका, तो कुछ प्रकार के कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन नहीं बनाते, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं और इन्हें हम परजीवी कहते हैं। तो इनमें परजीवी जड़ें पाई जाती हैं जो इनसे पौधे के तने में घुसकर फ्लोएम ऊतक द्वारा अपने भोजन का जो रहता है उसे ग्रहण करते हैं। तो एग्जाम्पल में है अमरवेल, गिलोय इत्यादि। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वह है प्ररोह तंत्र, मतलब सूट सिस्टम। क्या होता है यह प्ररोह तंत्र? पौधे का वह भाग होता है जो पूरी तरीके से भूमि के ऊपर की ओर रहता है। तो यह क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र। तो पौधों में प्ररोह तंत्र के भी निम्न पार्ट होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? पहला है तना, दूसरा है पत्ती, फिर पुष्प, फल एवं फूल। तो जो पहला तना है इसको हम स्टेम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि तना आखिर होता क्या है। तो जड़ के ठीक ऊपर वाला भाग पौधे नीचे से क्रमशः मोटा फिर ऊपर होता हुआ पतला होता जाता है। तो यह ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, तना। तो पौधे का यह सबसे मजबूत भाग होता है और यह पूरी छाल द्वारा ढका रहता है। तो जो छाल द्वारा ढके रहने के कारण यह उसके पौधे के आंतरिक अंगों को क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं या कुछ पौधों के जो तने होते हैं वे बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इसके बाद जो तने के सामान्य कार्य होते हैं वह हम देखते हैं कि तने के जो सामान्य कार्य वह निम्न प्रकार से है। तो पहला जो कार्य है वह है कि जो जड़ तथा पौधे के अन्य भागों के मध्य संपर्क का साथ
और जो ऊपर पौधे का भाग है उसको मध्य भाग मतलब एक संपर्क का साधन माना जाता है। दूसरा है यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है यह पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है, मतलब जो पौधा है उसका संपूर्ण अस्तित्व खड़ा रहता है किसके माध्यम से, तने के माध्यम से। यह पत्तियों को इस प्रकार फैला कर रखता है कि जो अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश है वह पत्तियाँ ग्रहण कर सकें एवं भोजन का निर्माण कर सकें। अब हम देखते हैं कि जो तने के विशिष्ट कार्य हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो कुछ तने पौधों में विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित होते हैं। तो इसके जो कार्य हैं वह हम देखते हैं कि पहला जो कार्य है, कुछ पौधों के तने भूमिगत होते हैं और इनके अंदर भोजन संचित करने की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि आलू है, अदरक है, प्याज, जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं और ये अपने अंदर भोजन को स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं। दूसरा है कि कुछ पौधे के जो तने होते हैं वह बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे तनों को स्तंभ प्रतान कहते हैं। तो प्रतान जानते हैं आप लोग क्या होता है कि प्रतान एक रिंग जैसी संरचना होती है। जैसे अधिकतर बेलों में हमने देखा है कि जो सैंड की बेल होती है या ककड़ी की बेल होती है, किसी भी प्रकार की बेल होती है, तो उसमें एक रिंग जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये रिंग क्या करती है, उस बेल को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है और ये क्या करती है, उस पौधे की जो स्तंभ है उसमें लिपटकर जो बेल है उसको आगे बढ़ने में सहायता करती है या उसका विकास करती है। तो कुछ पौधे के तने क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ऐसे तनों को स्तंभ प्रतान हम कहते हैं। तो ये पौधे के किसी भी आधार से लिपटकर उसको खड़ा रखने में सहायता प्रदान करती है, जैसे कि लौकी, ककड़ी है, सेम इत्यादि। तीसरा पॉइंट है इसका कि कुछ पौधों के जो तने होते हैं वह कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे ये पौधे के जो शाकाहारी जीवों से रक्षा करते हैं। तो मतलब जो जानवर होते हैं वह इन कांटों के होने के कारण उसको नहीं खा पाते, जिससे इन पौधों की सुरक्षा होती रहती है, जैसे कि नींबू है एग्जाम्पल में, बोगनवेलिया है आदि। फोर्थ पॉइंट है इसका, जो सामान्यतः पौधों में भोजन बनाने का कार्य होता है वह पत्तियों का होता है। तो पत्तियां क्या करती हैं, ये मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कंटकों में रूपांतरित हो जाती हैं, मतलब कांटों के रूप में संचित हो जाती हैं और यह पौधों द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है या जल संचयन का कार्य होता है वह इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण पौधे में होता रहता है। तो जो कंटकों वाली पत्तियां होती हैं वह अधिकतर मरुस्थलीय पौधों में ही या मरुस्थलीय स्थानों पर ही पाई जाती हैं। इसके बाद हम लीफ का अध्ययन करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे।